हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है। मुख्तलिफ अपोजिशन की जो जमातें हैं वो अलग अलग से भी कर रही हैं और ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का PDM, उसने भी यही फ़ैसला किया। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक सहाफ़त से रिलेटेड इशू का भी। PDM के ऐलान के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। अपोजिशन की जमातों ने रैलीज़ निकाली और सड़कों के ऊपर आके एहतजाज किया। इसके साथ साथ कराची में माफ़ करिएगा, सिंध के अंदर भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर को हमने एहतजाज करते देखा, तनकीद करते देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयान के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको अब मज़ीद मोहलत देने का मतलब ये है कि महंगाई और मज़ीद जो बेरोज़गारी है उसका सामना मुल्क को होगा। उन्होंने पार्टी लीडर्स को शहरी और कारोबारी तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरे करने का कहा है। अपोजिशन का जो ये एहतजाज है, इसका फ़ैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जनरली जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत की, ख़ास तौर पे जो इस वक्त महंगाई के हवाले से सूरत हाल है। और इसके साथ साथ तो जो DGISI की नोटिफिकेशन के ऊपर भी हुकूमत का रवैया रहा है या फ़ैसला रहा है, जो भी आप उसको कहना चाहें, उसकी वजह से भी काफ़ी तनकीद हुई है हुकूमत के ऊपर। और अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर भी, जहां इस वक्त एक हुकूमती इत्तेहादी जो है BAP, उसके अंदर भी जो इस वक्त तोड़ फोड़ का अमल है या बहुत हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन है, वो भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अब ज़्यादा देर रहेगी नहीं। सो इन दैट वे लग यही रहा है कि इन सब इस सारी सूरत हाल को देख के अपोजिशन ने फ़ैसला किया है इस तरह का एहतजाज करने का। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम इशू जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा के ख़िलाफ़ जो हुकूमत का इस वक्त एक रिएक्शन देखने में आया एक कॉलम के ऊपर, ये इशू भी ख़ासा गर्म है। एक तरफ अगर देखें तो जो हुकूमती शख्सियात हैं और PTI के फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने बहुत तनकीद की आसमा शिराजी साहिबा पे। कुछ अटैक्स जो थे वो इस किस्म के हुए हैं कि उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और दूसरा ऑब्वियसली ये सवाल इससे उठता है कि हर दफ़े चाहे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या ना हो, हमें बहुत आसान होता है कि जब भी एक ख़ातून सहाफ़ी हैं तो उनके ऊपर जब भी कोई इस तरह का सोशल मीडिया पे अटैक होता है तो इतना सख्त क्यों होता है। विमेन आर दी ईजी टारगेट, इसके ऊपर भी अब बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अली ख़ान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। आयशा बख्श साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। और अंबर शमसी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, शो भी होस्ट करती रही हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मंसूर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ऑब्वियसली आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। पाकिस्तान PMLN का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ भी आज एहतजाज हुआ। तो सर क्या मूड है? ऑब्वियसली एक तरफ दूसरा धरना भी चल रहा है TLP का, तो जनरली क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त क्या मूड है अव्वल तो लाहौर में, और क्या आपको लगता है कि कोई सूरत हाल ऐसी है कि सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकता है किसी किस्म का? बहुत शुक्रिया आरिफा साहबा फॉर हैविंग मी इन द शो। एज़ फार एज़ मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, सबसे पहले ज़रा मैं उसके बारे में बात कर लूँ कि मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त महंगाई का ये जो सेंटिमेंट है, महंगाई के हवाले से जो लोग परेशान हैं, आज भी जो फिगर्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि महंगाई 14% के आसपास रिकॉर्ड की गई है इस हफ्ते भी। तो ऐसी सूरत हाल को कैश इन करने की मुस्लिम लीग नून कोशिश तो कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा जो बैंक कर रही है वो इस बात के ऊपर कर रही है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर अगर किसी किस्म की कोई दरार आई है
तो हम उस मोमेंटम को अभी से कैश इन करना शुरू करें, उसके ऊपर अभी से हम काम करना शुरू करें। मतलब एक दूर की उन्होंने बेट की है, इतनी जल्दी तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि महंगाई का जहां तक ताल्लुक है तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सिलसिले में बाहर निकल रही है। आपको याद होगा इससे पहले जब पीडीएम बनी थी और पीडीएम जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके जलसे कर रही थी, चाहे गुजरांवाला, कराची, कोयटा, इन सब जगहों पर जब उन्होंने जलसे किए थे, लेकिन वो चीज़ भी मोमेंटम गेन नहीं कर सकी थी और अल्टीमेटली बात इस्तीफों के ऊपर ख़त्म हो गई थी। मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी ये एक स्टिकिंग पॉइंट है JUIFA और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आज भी ये चाहते हैं कि ये हमारे पहला लाइन ऑफ अटैक होना चाहिए, इस्तीफों का आखिरी लाइन ऑफ अटैक नहीं होना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हेजिटेंट है इस मामले के ऊपर कि इतनी जल्दी जो है वो आप इस हथियार को इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरी बात एक और कि मुस्लिम लीग नून ये भी चाहती है, जो मेरी चंद सीनियर लीडर से बात हुई है, वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब इस फोल्ड के अंदर वापस लाया जाए, क्योंकि अगर वो वापस आ जाते हैं तो उससे अपोजिशन की तहरीक जो है और भी ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन दोबारा वही बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस्तीफों के मामले के ऊपर बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक ये मामला आपस में सेटल नहीं होता तब तक अपोजिशन की इस तहरीक को मैं कोई बहुत बड़ी तहरीक के अंदर चेंज होते हुए नहीं देख रहा। लेकिन अलबत्ता जो सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं जिसके ऊपर चहमगोइयां हो रही हैं, चूंकि 15-16 दिन हो चुके हैं, अभी भी वो नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि ISPR की प्रेस रिलीज आ चुकी है, तो अपोजिशन के रहनुमा इसी चीज़ के ऊपर बैंक कर रहे हैं, इसी चीज़ पर रिलाय कर रहे हैं कि शायद यहाँ से जो है वो जो स्ट्रेंथ आती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, सेम पेज की जो हम बात करते थे, शायद वो सेम पेज ना रहे और उसके बाद अपोजिशन की तरफ नजर करम आ जाए, तो फिर हम लोग शायद इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आयशा साहिबा, आप इत्तफाक करेंगी मंसूर साहब से जो उन्होंने ये बात की कि महंगाई के ऊपर पहले भी ऑपोजिशन निकली है, PDM जब शुरू हुई थी तब भी बिल्कुल इसी किस्म की बातें होती थी कि ना अहल हुकूमत है और इनसे मुल्क चल नहीं रहा और यही वजह है। तब भी ये तहरीक चली, मोमेंटम बना, मगर बहुत कामयाब नहीं हुई। चाहे अब उसकी वजह हम कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहाद छोड़ के चली गई, या जैसे कुछ और तज्जिया निगार कहते हैं कि असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुजाहिरों से हुकूमत नहीं जाती। क्या आप इत्तफाक करेंगी कि इवेंचुअली अगर कोई इशू है या कोई ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो वो उनकी मिस गवर्नेंस नहीं है, वो सिर्फ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है? आरिफा साहिबा, अपोजिशन के पास जो टाइमिंग नजर आ रही है जिसपे अपोजिशन अभी एक्टिव हुई है, उसमें 2-3 चीजें हैं जो अपोजिशन के हक में जाती हैं, क्योंकि जब माजी में अपोजिशन 2-3 बार निकली तो ऐसा ही फील आई कि अपोजिशन के पास अपने पर्सनल इश्यूज ज्यादा है सेटल करने को, अवाम ने उनके नैरेटिव को बाय नहीं किया। PDM जो गुज़िश्ता साल कर रही थी, अभी एक तो महंगाई का मामला है जिसको खुद हुकूमत तस्लीम करती है कम अज कम पिछले 6 माह साल से कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरा, यही जो अपॉइंटमेंट होनी थी, नोटिफिकेशन नहीं आ सका है, ये एक ऐसा मामला है जिस पर अपोजिशन को लगता है कि शायद उनके लिए कुछ रास्ते आसान हो जाए। तीसरा है हुकूमत की गवर्नेंस। लेकिन इस पूरे किस्से में मैं मंसूर की इस बात से अग्री करूंगी कि फिलहाल अपोजिशन का इकट्ठा होना, फोकस्ड होना और यकसुई से किसी एक चीज के लिए एहतजाज करना या लाहे अमल बना के उसको रिजल्ट ओरिएंटेड करना, ये अभी मुश्किल लगता है। लगता नहीं है कि अपोजिशन को इस पूरी चीज में से कोई फायदा होगा। रही बात मुजाहिरे और वो सब चीजें, माजी है, हमारी एक तारीख है जो ये बताती है कि ये मुजाहिरे हों, लॉन्ग मार्च हो या धरने हों, ये ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, ये किसी वजह से होते हैं, ये सेट होते हैं, ये डिजाइन होते हैं और फिर जो रिजल्ट इनसे लेना होता है वो ले लिया जाता है। सो ये सबसे बड़ा अहम सवाल है इस वक्त, वो एक सफा जिसकी बार बार बात की जाती है, क्या अपोजिशन जिस लेंस से देख रही है हालात वैसे ही हैं और हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस से कह रही है कि चीजें सब ठीक हैं और इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, उनका इख्तियार है, वो अपना टाइम ले रहे हैं और अपने इख्तियार के हिसाब से वो एक नई रिवायत डाल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस रिवायत के साथ क्यों नहीं जानते, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है, चीजें उनके कंट्रोल में, अपोजिशन कॉन्फिडेंट है कि चीजें उनके हाथ में है। सो इस वक्त इस पूरी सिचुएशन के अंदर शायद सब कंफ्यूज हैं कि वो किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, उनके पांव के नीचे जो जमीन है वो कितनी मजबूत है। हुकूमत परेशान जरूर है महंगाई को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। PTI की हुकूमत का वोटर उनसे अगर दूर होगा तो ये एक वो मामला है महंगाई और गवर्नेंस का जो उनके लिए मसाइल खड़े करेगा। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात उनके वुज़रा के बयानात और माशी टीम की जानिब से दिए गए बयानात जो हुकूमत की तरफ को रिप्रेजेंट करते हैं मगर अवाम जिन्हें बाय नहीं कर रही है, वो जिस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं महंगाई के मंत्रा को, माजी के जो हवाले देते हैं, अवाम इन्हें फिलहाल बाय नहीं करी, बल्कि हुकूमत खुद अपने आप को एक मजाक बना लेती है अवाम के अंदर। बिल्कुल सही। अंबर साहबा, जो आयशा साहबा ने ये बात की कि पाकिस्तान में मुजाहिरे कुछ यूं ही नहीं हो जाते, लॉन्ग मार्च जो है वो हमेशा पीछे कुछ मुहर्रकात होते हैं,
कुछ ऑर्केस्ट्रेशन होती है। आपके ख्याल में क्या इस दफा भी ऐसी ही कोई सूरत हाल है? देखिए आरफा, तारीख तो ये हमें बताती है, लेकिन फिर नई तारीख क्या बन सकती है या नहीं बन सकती, ये भी सवाल पैदा होता है। मैं नहीं समझती कि इस किस्म के जो महंगाई के खिलाफ जो मुजाहरे हैं, इससे हुकूमत जो है गिर जाएगी। मेरे ख्याल में ये सवाल तो कोई भी नहीं कर रहा और ना कोई किसी को यकीन है कि ऐसा होगा। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख अपने आप को थोड़ा बहुत दोहरा रही है, जिसकी वजह से जो इस वक्त जो कंस्पिरेसी हब है इस्लामाबाद, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हो रही हैं। DGISI की नोटिफिकेशन जो आज फिर आनी थी और अभी तक नहीं आई, वो उसमें एक फैक्टर है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का दोबारा जो उनका सालाना अब धरना बन चुका है इस मौसम में, वो दोबारा से इस वक्त चल रहा है। वो भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया और वो भी बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ काफ़ी जो थ्रेट है, जो खदशा है कि बाप के जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उनको वाकई कोई संजीदा थ्रेट है, वो भी वहाँ का वहाँ मौजूद है। ज़ाहिर है कुछ दिनों में वो हम ज़्यादा हमें मालूम होगा। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि इस वक्त बात एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी है। IMF के साथ जो मुआहदा तय पाना था, शौकत तरीन साहब जो अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे और मुशीर बन गए हैं, वो गए दोबारा से वाशिंगटन, वापस भी आ गए और गैर नतीजा खेज निकला। दूसरी तरफ फैटफ पर की ग्रे लिस्टिंग पर हम अभी तक मौजूद है, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका के साथ भी ऑल इज नॉट वेल। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महंगाई के साथ मैं कहूँगी जुड़े हुए हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर जो हमारी जो एक हमारी जो एक तारीख रही है, वो नजर आता है कि there are many things converging at the same time। इससे पहले भी हमने देखा है कि जरूरी नहीं है कि हुकूमत 126 दिन के धरने से गिरे या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के धरने से गिरे वगैरह वगैरह, लेकिन इट इज अ डेथ बाय 1000 cuts। तो इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है, हुकूमत वल्नरेबल जरूर है और ये फिर जाहिर है कुछ चीजें डेवलप होती हैं, आगे जाके नजर आता है कि फिर इसका नतीजा क्या निकलता है। इसमें से मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन फायदा उठा रही है और जाहिर है ऑपोजिशन जमातें, सियासी जमातें कमजोरी का फायदा तो उठाती हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। जी मंसूर साहब, आपने पहले एक बहुत दिलचस्प बात की थी। आपने कहा कि कुछ PMLN के सीनियर लीडर्स का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस इत्तेहाद में लाना चाहिए। पर सर, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पे तैयार हैं? और क्या जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा हैं, क्या वो भी तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इट रिटर्न्स टू द PDM फोल्ड? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बहुत नाराज़ हैं या देयर इज अ सेंस ऑफ बिट्रेयल देयर कि जो कुछ हुआ, और शायद वो ना चाहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको PDM में वापस लाया जाए। अच्छा देखिए, मैं इसको इस तरह देखूंगा कि आप इसको बेशक ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह करते भी हैं तो एक बहुत बड़ा यू टर्न होगा। इमरान खान साहब को हम लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं हमेशा यू टर्न के हवाले से, लेकिन इफ दे डू इट तो इसको भी यू टर्न ही कहा जाएगा। लेकिन ये सारी जमातें, चाहे JUFA हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये ऐसी जमातें हैं जिनको पाकिस्तान में सियासत करते करते 30, 40, 50 साल हो चुके हैं और इनको पता है कि सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं होती। आपको अपनी पोजीशंस तब्दील करनी पड़ती हैं, तलखियाँ होती हैं, तलखियों के बाद ठीक भी किए जाते हैं मामलात। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही इत्तेहादी के तौर पर इन्हीं की हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, नोइंग के इमरान खान साहब ने एक दफ़ा परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है। तो ये सियासतदानों की मैं इसको समझता हूँ कि मेच्योरिटी होती है कि आप आगे बढ़ते हैं एक कॉमन कॉज के लिए। ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज डिबेट कि वो कॉज अच्छा है या गलत है, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर भी माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ कि कॉमन कॉज क्या होगी? क्या आपका ख्याल है कि उनको ये लगता है कि अगर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो सचमुच हुकूमत वो गिरा पाएंगे?
हुकूमत को गिरा पाएं या ना गिरा पाएं, आई वुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट। और मतलब ऑब्वियसली क्या गिरा देना भी सही है या नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर से इकट्ठे हो जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत के लिए काफी परेशानियां होंगी, क्योंकि आप जारी बात है मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 2 के ऊपर है, सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है, तो मौजूदा मरकजी हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और दूसरी बात यह कि जो मैं ये बात कह रहा था कि वो चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो हॉक्स मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और वो ऐसे लोग जो हमेशा ये सेंटिमेंट रखते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर रहना चाहिए, उनके स्टांस के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है। उनके स्टांस के अंदर जो है वो एक मुझे स्पेस नजर आई है कि हाँ, लेट्स स्टार्ट कंसिडरिंग दिस, एक ये ऑप्शन मौजूद है और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और ये खास तौर पर सेंटिमेंट तब से ज्यादा हुआ है जब से शहबाज शरीफ साहब अपनी हिरासत से बाहर आए हैं, और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा ब्रिज जो है वो कायम होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा जिस तरह की उनकी पोजीशंस रही हैं पिछले चंद महीनों के अंदर, वो अभी भी एडमेंट रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई गुफ्तगू शुनीद नहीं हो सकती। लेकिन अपनी पिछली चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उस क्वेश्चन को एक्चुअली डक किया कि अब वो उनके अंदर वो जो नफरत पहले थी और जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, अब वो सूरत हाल नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी आप ये देखिए कि तहरीक अदम एतमाद जो बलूचिस्तान के अंदर पेश की गई है, 33 अफराद जिनकी जानिब से ये साइन किए गए हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी शामिल है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि जी बाप के साथ मिल के सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब करवाया गया, उसी बाप के अफराद, तकरीबन 14 अफराद के सिग्नेचर्स इसी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोगों के साथ शामिल हैं। तो यानी इन्होंने भी तो पोजीशन फिर अपनी चेंज की है ना, बाप के हवाले से इनकी पोजीशंस भी बलूचिस्तान के अंदर जाके तब्दील हो गई। तो पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, आपको अपने अपने मफादात की खातिर अपनी पोजीशंस को तब्दील करना पड़ता है। इमरान खान साहब कई जगहों पे ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कई जगहों के ऊपर वो एक बड़ा हार्ड स्टांस लेते हैं और अपनी पोजीशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं लेकर आते। बिल्कुल सही, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटे से ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे इसी पॉइंट के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। आयशा साहब, बार बार थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन हर किसी ने जिक्र किया है बलूचिस्तान का, ये अब कि बट डज इट मीन कि क्या सचमुच जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो, जिसको हम कह सकते हैं ना कि वो इशारा दे सकती है कि व्हाट इज़ टू कम इन इस्लामाबाद, या ये है कि जैसे पहले हमने गुफ्तगू की थी कि कुछ तारीख हमारी ऐसी रही है कि क्योंकि पिछली दफ़े भी बलूचिस्तान से अंदाज़ा हुआ था कि सेनेट इलेक्शन में क्या हो रहा है और फिर वही कुछ PMLN के साथ 2018 के इलेक्शन में हुआ, तो इसलिए शायद हम सब इतनी नज़र रखे बैठे हैं बलूचिस्तान पे और बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं जब भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल सिचुएशन को या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। आरफा साहिबा, एक बात तो है, तारीख है, चीजें हम देखते रहे हमारे सामने, बलूचिस्तान से आगाज होता है और फिर वो किस तरह से मूव ऑन करती हैं और कैपिटल तक जाती हैं, ये अपनी जगह है। मगर अब की बार जो बलूचिस्तान की हुकूमत रही है, अप्रॉक्सीमेटली पहले 6 माह के बाद से हालात दिखते रहे हैं, बार बार वहां पर पावर हाउसेज जो हैं, स्पीकर साहब का, CM साहब का, इनके क्लैशेस आगाज से रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 बार कोशिश की गई है। सो स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था वहां पर, शुरू से ये नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। जैसे कहते हैं कि टोन डाउन करके चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही थी, चेयरमैन सेनेट बार बार जाते हैं, चीजें ठीक हो जाएं, कभी हो जाती हैं। सो वहां पर गवर्नमेंट ना डिलीवर कर पा रही है ना काम कर पा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। चीजों को जोड़ के, जैसे कहते हैं ना कि चीजें तैयार करके दे दी गई, चलाने की कोशिश करें, मुख्तलिफ तरह के लोगों को एक निजाम पकड़ा दिया कि आप इसको चलाएं और डिलीवर करें। सो हालात वहां पर अभी नहीं ऐसे हुए, शुरू से ऐसे थे। अब कह दें कि इस जगह पहुंच गए और अभी हालात अच्छे नहीं लग रहे CM बलूचिस्तान के लिए। पीर क्रूशल रहेगा और अगर वहां खुदा ना खासा अदम एतमाद अपोजिशन कामयाब कर लेती, इनके अपने लोग मिले हुए हैं, सो फिर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। कहा जा सकता है कि अपोजिशन को भी फिर एक ग्राउंड मिलेगा और वहां से वो आगे आएंगे, पंजाब की तरफ आते हैं या वफाक के अंदर आते हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान में कामयाब हो जाएगी। ऊपर मंसूर एक बात कर रहे थे आरफा साहब, मैं उससे थोड़ा डिसएग्रीमेंट के साथ,
मंसूर, पॉलिटिकल नून लीग की जब बात हो रही थी, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो कह रहे थे कि मैच्योरिटी है कि कॉमन कॉज के लिए आगे आते हैं। बट मैं जो गुज़िश्ता दहाई है उससे जायद से जब क्लोजली इन तमाम चीज़ों को देखती हूँ, सियासत का थोड़ा ढंग बदला है। जहाँ पहले किसी हद तक अक़दार कहा जाए या जिसे कहते हैं कि आपने कुछ अवाम को कहा, वादा किया और फिर आप उसको रखते भी हैं, अवाम के लिए करते हैं, वो नहीं रह गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज जरूरत से ज्यादा कैलकुलेटेड मूव करते हैं, अवाम उनके लिए वो मैटर नहीं कर रहे होते। खास तौर पर हालिया पिछले 8-10 साल की सियासत देखें, सोसाइटी पोलराइज्ड हुई है जिसकी वजह से। तो कॉमन कॉज नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हम दूसरे को कितना यूटिलाइज करके उससे क्या गेन करेंगे। सो पीडीएम फोकस्ड इसीलिए नहीं हो पाई किसी भी कॉज को लेकर। अवाम का महंगाई और हुकूमत का गवर्नेंस का जो इशू है, ये इतना बड़ा कॉज है। अगर इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते तो शायद उठा के उठ देते हुकूमत को, जिस तरह की उन्होंने ऑपोजिशन की थी। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से चल रही हैं कि हम मजीद माशरे को पोलराइज्ड कर रहे हैं, डिलीवर करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जहां आ गए हैं ये, इनको हल किसी को भी नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। अंबर साहबा, यही जो बात आयशा साहिबा ने की है कि आपके ख्याल में कोई कॉमन कॉज पर्सनल जो है सियासी जमातों का ऐसा नहीं है कि वो सब एक दफ़े फिर इकट्ठी हो जाएं? कुछ इस वक्त अगर आप देखें, खुर्शीद शाह साहब को भी बेल मिल गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी ज़्यादातर जो लीडर्स जेल गए थे उन सबको अब बेल मिल गई है। तो शायद अब उस किस्म का कोई प्रेशर इमीडिएट नहीं है कि इकट्ठे हों। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम बार बार जिक्र करते हैं, उनकी इस वक्त सिंध में हुकूमत है, स्टेक्स बहुत मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या मौलाना फजल रहमान साहब से। देखिए आरफा, मेरा आयशा से थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविया इसको देखने का। एक जो इनकी नाकामी थी पीडीएम की, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म था, वो उसका ये था कि इनके पास कोई एंड गेम नहीं था। इनको ये नहीं मालूम था कि ये जो इनका पूरा जो प्लान, जो तहरीक थी, उसके बाद क्या करना है। बहुत बड़े बड़े बोल थे लेकिन कोई एंड गेम नहीं था कि फाइनल क्या करना है। और आप देखिए स्टिकिंग पॉइंट 2-3 चीजों पे ही आया था, वो इस्तीफों के मामले पे भी आया था और एंड गेम उन्होंने कैसे करना है। वैसे अगर आप देखें 2-3 जो नुकात है उसमें कामयाब रहे। कुछ आप देखें कि जो सेंसरशिप के हवाले से काफी ज्यादा चीजें खुल के भी बात हुई। हुकूमत भी थोड़ी सी बैकफुट पे भी नजर आई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जो कराची में हुआ मामला और ये सारे मामलात, इम्पोर्टेंस भी मिली, डिस्कशन भी हुई मीडिया पे। सो वो सब वहाँ अपनी जगह, लेकिन एंड गेम नहीं थी। अब कॉमन कॉज की बात कर रहे हैं, देखिए हमें ये भी बात पता है ये कोई पिछले 10 साल की बात नहीं है। पावर पॉलिटिक्स तो होती है और ये तनकीद होती रही थी पीडीएम पे कि आप अपने केसेस छुड़वाने के लिए या अपने पर्सनल गेन्स के लिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म लाए। इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही रही है, कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ 10 साल की बात नहीं है। सो वो हमें जहन में रखना होता है। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ये सिर्फ ना देखें, हम क्यों कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ ये सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 2018 में हुआ था और नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ हुआ था। आप देखें कि इसका जो एक डोमिनो इफेक्ट होगा वो सेनेट पे भी होगा। वहाँ बाप के मेंबर्स हैं। आपको ये भी याद होगा कि सेनेट चेयरमैन को तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बातचीत हुई थी। सो आई थिंक दैट्स आल्सो लिंक्ड। इसमें बहुत अहम बात ये हमें देखने वाली जरूर है जो बलूचिस्तान की है कि ये इंटरनल रिबेलियन भी है। और एक वजह जो ज़हूर बुलैदी साहब जो अपने आप को अब बाप के पार्लियामेंट्री लीडर भी उन्होंने अपने आप को वोट करवा दिया, वो भी मुतनाज़ा हो गया है। लेकिन जो नाराज बाप के रुकन है, अरकान है, जो अपोजिशन के हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है जो हम बज़ाहिर बताया जाता है कि बार बार जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने जो मुख्तलिफ किस्म के जो एहतजाज हुए थे, जो हैवी हैंडेडनेस थी, जिस तरीके से ऑपोजिशन के साथ बर्ताव भी था और साथ साथ फिर जो स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स जिन्होंने एहतजाज किया उनके साथ जो रवैया रहा है, वो आप जब लोगों में जाते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि फिर आप अवाम की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। सो यू कैन आल्सो सी देयर इज एन आई टू द इलेक्शन। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, अभी जो एहतजाज कर रहे हैं वो ये भी नजर आ रहा है कि हमें मालूम नहीं है कि 2022 में क्या होने जा रहा है। बात होती रहती है कि शायद अर्ली इलेक्शंस हो जाए, शायद जल्द डिसॉल्व कर दी जाए असेंबलीज। बेसिकली थोड़ी सी इलेक्शन कैंपेनिंग का भी इसमें आंसर है।
बिल्कुल। अब आप देखें कि कामयाबी हासिल हुई थी पीडीएम को कुछ ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम के मूवमेंट के बाद। अब आप देखें कि किस तरह से अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो है वो भी आने वाले हैं। माजरत। बिल्कुल सही जी। अब मंसूर साहब, इतना वही बार बार जो हम बात करें, मेरे ख्याल में जो कॉमन थीम है वो यही है कि अपोजिशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रही, और शायद इससे बहुत स्पेस मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और शायद इसी की वजह, ये एक वजह है कि वो मीडिया से ना सिर्फ उनके पहले दिन से ताल्लुकात ख़राब रहे, पर पिछले दिनों में तो बहुत ही एक तनाव की सी सूरत हाल हमें नज़र आई। पीएमडीए के मामले पे आपने देखा, इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का धरना रहा, उसके बाद भी बहुत तनकीद हुई हुकूमत की, सेंसरशिप के हवाले से, प्रेस फ्रीडम के हवाले से पहले दिन से गुफ्तगू हो रही है। और अब जो ये रीसेंट पिछले कुछ दिनों के अंदर आसमा शिराजी साहिबा के पे जिस किस्म का अटैक हुआ, सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली पहले भी सहाफ़ियों पे, ख़ास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों पे अटैक होते, पर इस दफ़े तो मतलब एक हुकूमत ओन कर रही है कि ये कैंपेन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? आरफा साहब, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि मैंने जब तक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि जो ट्रोलिंग के जो टारगेट्स हैं उसमें आई कैन एक्चुअली से आई एम वन ऑफ देम। मैंने काफ़ी ट्रोलिंग इन लोगों की ऑलरेडी फेस की हुई है। तो मैंने ये एक पैटर्न देखा है कि ये नॉर्मली तब होता है जब दे ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर, और जब इनको लगता है कि हमारे ऊपर पब्लिक का जो फीडबैक आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो फीडबैक आ रहा है वो अनकंट्रोलेबल हो चुका है, वो ऐसा फीडबैक है जिसका हम जवाब ही नहीं दे पा रहे। हम महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे, हम नहीं समझा पा रहे कि हमसे क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। हम मुख्तलिफ नैरेटिव्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके, टॉक शोज के अंदर जाके सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द पब्लिक इज नॉट बाइंग इट। सो इसका एक आसान हल है कि जो भी ये मैसेज दे रहा है, और इस सूरत में कोई सहाफ़ी हो सकता है, कोई एंकर पर्सन हो सकता है, टेलीविजन चैनल्स हो सकते हैं, तो आप उसको तनकीद का निशाना बनाइए। जब आप उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करने की कोशिश करेंगे। आप उसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करने की कोशिश, डाइवर्जनरी टैक्टिक है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप उठा के देख लीजिए, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप धरना उठा के देख लीजिए। 2014 के अंदर धरना जब था, आयशा और मैं उस वक्त एक ही चैनल में काम करते थे, और उस वक्त एक सोची समझी पूरी कैंपेन चलाई जाती थी उस चैनल के खिलाफ। उसके ऊपर पथराव किया जाता था, उसके रिपोर्टर्स को टारगेट किया जाता था, उसके एंकर्स को टारगेट किया जाता था। वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते थे, उनको डिलिबरेटली टारगेट किया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि इस चैनल को या इस एंकर का नाम लेके अगर आप उसको हिट करेंगे तो लोग इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएंगे। आप आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसका पूरी एक समरी उठा के देखें तो वो इल्जामात ही इल्जामात हैं। उनके पर्सनली उनके घर के हवाले से सवाल करना, उनके भाई के हवाले से सवाल करना कि जी वो किस दफ्तर के अंदर काम करते हैं, और आपको जो एफबीआर का नोटिस आया था, ये बेसिकली सारे पर्सनल अटैक्स थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी उसके अंदर ये बात कह दी कि जी इनको दोबारा नोटिस भेजें। सो आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि चूंकि इस वक्त आसमा शिराजी साहिबा के साथ हुकूमत को एक इशू है, तो उन्होंने यहां तक धमकी दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी इनको दोबारा नोटिस आएगा। उस नोटिस की क्या क्रेडिबिलिटी होगी ये आप भी मतलब खुद सोच सकती हैं, पब्लिक भी सोच सकती है। लेकिन आई थिंक डिलिबरेटली ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद पब्लिक को जवाब नहीं दिया जा रहा। तो जो पब्लिक के लिए, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए पब्लिक के सवालात हुकूमत के सामने रख रहा है, तो आसान तरीका यही है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दीजिए। आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएंगे तो पब्लिक को ऑटोमेटिकली एक जवाब चला जाएगा कि ये जो सवाल कर रहे हैं एक्चुअली ये सवाल कोई और इनको बता रहा है, ये इनके अपने सवाल नहीं है। सही जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू पे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पे, और जो हुकूमत का इस वक्त मीडिया के साथ ताल्लुकात हैं, और ख़ास तौर पे आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से जो वाक़या है। आयशा साहिबा, आप इत्तेफाक करेंगी मंसूर साहब से कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है जो इतना मतलब कि हमने एस्केलेट होते हुए देखा है आसमा शिराजी साहिबा के ख़िलाफ़ जो सारी सूरत हाल है, कि इट्स बेसिकली अ डाइवर्जनरी टैक्टिक।
आरफा साहब मैं बिल्कुल एग्री करूंगी क्योंकि हुकूमत के काम के तरीकेकार को आप देखें, उनके तमाम इश्यूज मैनेजमेंट और गवर्नेंस को लेकर हैं। और वो क्यों है? क्योंकि इनके अपने वादे बहुत ज्यादा थे, कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा थी, अवाम को बताया बहुत कुछ किया था और ये बहुत कहा गया था हम सब जानते और कर सकते हैं। अब हो कुछ नहीं रहा तो ऐसे मामला सामने खड़े कर दिए जाते हैं कि तवज्जो असल मामले से हट जाए। मतलब है अवाम जब आपसे किसी बात पर सवाल करें, सहाफी किसी बात पर सवाल करें तो तवज्जो किसी और तरफ ले जाई जाए। मीडिया के साथ देखें मुस्तकिल ये सब कुछ चल रहा है, एक के बाद एक सहाफी राय नहीं रख सकता। अपनी राय आप हुकूमत के हिसाब से रखें, सोचिए आप हुकूमत के हिसाब से, तज्जिया आप करें हुकूमत के हिसाब से जैसा पसंद आए। और हुकूमत खुद कोई दुरुस्त खबर ना सामने रखेगी, ना दुरुस्त फिगर्स और नंबर सामने रखेगी, ना दुरुस्त सूरत हाल आपको देगी। जब सहाफियों को फेक कहते हैं, मगर अगर आप उठा लें पिछले 1.5 साल के तमाम मामलात या खबरें, हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी नहीं होगी कि मामला है क्या। आप कैसे देख रही हैं सारे वाकये को? क्योंकि मैं खुद भी निशाना रही हूँ मंसूर की तरह, तो मुझे भी कुछ अंदाजा है कि कब और क्यों होता है। कुछ हद तक तो मैं इत्तेफाक करती हूँ मंसूर की बात से, डाइवर्जन टैक्टिक ही नजर आता है क्योंकि माउंटेन आउट ऑफ अ मोल बन जाता है ना कि अगर आपने 4 ट्वीट्स की दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादती हो गई है। और ज्यादती आसमा शराजी साहिबा के खिलाफ तो नहीं हुई है, ज्यादती तो बार बार मीडिया में जो एंकर्स हैं, सहाफी हैं, उन पर तो हर वक्त हमले होते रहते हैं और हर किस्म के हमले होते रहते हैं। और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी कमेंट करे कि ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा मत करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि FIA को कुछ ख़ास सहाफ़ी हैं उनके केसेस आगे नहीं बढ़ते। गरीदा फारूक की एक मिसाल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी फेक न्यूज़ के बहाने ऐसा करते हैं, कभी बायस के बहाने करते हैं, कभी तवाज़ुन के बहाने से करते हैं। सो एक जब इतने ज्यादा बहाने पाइल अप ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, तो फिर आप यही इसी नतीजे में आते हैं कि ये शायद डाइवर्जरी टैक्टिक ही है। इसलिए क्योंकि जिस किस्म का अगर फेक न्यूज की बात ले लें तो आसमा शराजी के खिलाफ जो ऑफिशियल PTI का अकाउंट है, जो उन्होंने ट्वीट किया, वो खुद भी फेक न्यूज पे मबनी है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, वो क्यों नहीं चला और उसको क्या एंगलिंग की गई थी। फिर आप बात करें कि किस किस्म के इल्जामात लगाए गए, तो हर चीज जो कुछ लग सकता था या जो चीज उनको खतरे में डाल सकती थी, उनके माली मेरे ख्याल में मामलात से लेकर, उनकी मजहब से लेकर, जिन्स से लेकर, क्योंकि आप जब ट्रेंड्स देखते हैं, जिस किस्म के ट्रेंड्स चल रहे थे, जो मैं रिपीट नहीं करना चाह रही, किसी ने मजम्मत भी नहीं की, तो उसका मतलब कि पीछे हाथ तो उन्हीं का था। तो ये वाकई मैं समझती हूँ कि ये तो जानबूझकर एक I've always established, I've always maintained that ये ट्रम्प के रिपब्लिकन पार्टी की प्लेबुक है, क्रेडिबिलिटी को खराब किया जाए, बिल्कुल बेशर्मी से जिस किस्म के हमले किए जाते हैं, कोई ख्याल नहीं होता कि इन सहाफ़ियों के जान को खतरा है, नौकरियां चली जाएंगी, प्रेस फ्रीडम है नहीं है, क्योंकि अपनी हुकूमत को कायम रखना है और अपने बयानिए को कायम रखना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फैक्ट, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन सेफ्टी, एंड इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टीम में, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।